अगर कहीं पे भी किसी भी कंसेप्ट में लगता है ज़रा सा भी डाउट है तो पूछ लेना। टेस्ट देने का फ़ायदा तभी है जब आप उसके डाउट क्लियर कर लो, वरना टेस्ट 3 घंटे देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अपन टेस्ट देते हैं, 3 घंटे टेस्ट दिया, जो बन गया ठीक है, जो नहीं बना उसको छोड़ दिया अगर, तो वो 3 घंटे बर्बाद है हमारे लिए। वो 3 घंटे तभी अपने यूटिलाइज होंगे जब अपने पूरे डाउट आप क्लियर कर लो जो भी टेस्ट में आया है क्वेश्चन। तो कोई सा भी डाउट हो आप उससे रिलेटेड आगे पीछे कुछ भी पूछ लेना अगर आपको लगता है, बट वो अगली बार गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, बातें नहीं करें। जो गलतियाँ इस बार हुई हैं वो नेक्स्ट टेस्ट में गलती ना हो, तो आपको लगे कि यार इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछना, आप पूछ सकते हो आगे पीछे का, है ना। चलिए, कौन सा टेस्ट नंबर है? फेस टेस्ट नंबर 8। चलिए 46 से 50 तक कोई डाउट? से 50 तक? 46 पहले 46 सीखते हैं अपन। हैं बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ क्या बोले तुम? अपना सजेशन कुछ तुम्हारा मेथड बता रहे हो, बोलो क्या कर रहा। चलो बेटा अब है ना बातें बंद कर दो बिल्कुल। देखो क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है। अब अगर मैंने बोला कि बेटा बातें नहीं करो तो मतलब ये कि मैं आपको क्लास से बाहर भेजने वाला, बोलूंगा नहीं बातें मत करो। देखो 46 क्वेश्चन जो है एक बहुत अच्छी थ्योरम होती है लाहमीज़ थ्योरम, उसके ऊपर बेस्ड है। और लाहमीज़ थ्योरम क्या होती है सिखा रहा हूँ, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, चाहे वो एनएलएम के क्वेश्चन हो, चाहे वो डब्ल्यूईपी में कहीं आए, या कहीं वेक्टर वाले क्वेश्चन जब भी आए, तो एक लाहमीज़ थ्योरम होती है, उससे वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो मैं सिखा रहा हूँ कैसे। पहले लाहमीज़ थ्योरम समझना होता क्या है। लाहमीज़ थ्योरम, पहली चीज़ अपन डिस्कशन करेंगे, तो ये नहीं कि बस खाली मैंने आंसर बोल दिया, ये है जो आपको डाउट है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगली बार वो पेपर में गलती ना हो। एप्लीकेबल तभी है, एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ 3 वेक्टर्स। पहली चीज ये, पहले कंडीशन ये ओनली इन केस ऑफ 3 वेक्टर्स। दूसरा, देयर रिजल्टेंट इज 0। तीसरी कंडीशन इसकी, दैट इज दे आर इन इक्विलिब्रियम। फोर्थ कंडीशन, फोर्थ, फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज ट्राइंगल। क्या इसका मीनिंग अब समझना, कहाँ इसका यूज होता है पहले वो सिखाता हूं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। तुमने कुछ क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के देखे होंगे एनएलएम में। चलिए क्वेश्चन सब करने के लिए दे रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन करने को दे रहा हूं। मैंने बोला एक क्वेश्चन देता हूं, ये है मान लो एक वेट W, ये एंगल है 30 डिग्री, ये टेंशन है 30 न्यूटन। मुझको ये टेंशन T2 चाहिए और W चाहिए, निकाल के बताओ कितना आएगा। ये क्वेश्चन तुम करके बताओ पहले, फिर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्या है ये अपने आप करके बताओ। फाइंड टेंशन T2 एंड W। देखिए फर्स्ट ऑप्शन मेरे को चाहिए T2 एंड W।
देखो तो दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड ये, इसको ब्रेक कर दें हम, ये हो जाएगा T2 sin 30 और ये हो गया T2 cos 30। और अगर इक्विलिब्रियम है तो ऐसा बोल सकते हैं T2 sin 30 इज इक्वल टू पक्का 30 के बराबर होगा। सोचो इक्विलिब्रियम तो होना ही चाहिए ये, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है, अब ऑल्सो अगर इक्विलिब्रियम है तो T2 cos 30 भी W के बराबर होगा। T2 हमको 60 मिल गया है, 60 cos 30 मतलब होता है √3/2 इज इक्वल टू W। तो आप बोल सकते हो 30√3। एक तरीका तो ये होता है सॉल्व करने का। ठीक है, एक तरीका और भी होता है इसको सॉल्व करने का, वो तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे मान लो कभी आपको दिया जाए कि कोई 3 वेक्टर हैं और ये इक्विलिब्रियम में हैं, मतलब इन तीनों का वेक्टर सम 0 होगा, तो ये ऐसा एक क्लोज ट्राइंगल बना रहे होंगे। ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। अच्छा बताओ ये सही लिखा है क्या मैंने, सी इक्वल टू ए प्लस बी? ये सही है गलत है? ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि दो साइड का सम थर्ड के बराबर। ये बात हमेशा कुछ अलग तरीके से होती है कि दो उन साइड का सम उस थर्ड के बराबर जो इनके अपोजिट होती है। तो बताओ ए और बी तो ऐसे घूम रहे हैं, सी भी तो वैसे ही घूम रही है, तो क्या सी इक्वल टू ए प्लस बी ये बोलना सही है कि गलत है? गलत है। यहाँ पर ये अगर मैं इसको पलट दूँ, मैं इसको माइनस सी कर दूँ, तो बोल सकते हैं माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी है। या ऐसा बोल सकते हैं इस वाले केस में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो कभी भी अगर आपको क्लोज ट्राइंगल दिया जाए तो उस क्लोज ट्राइंगल का मतलब होता है कि इन तीनों वेक्टर का सम 0 है जब तक कि सी अपोजिट दिशा में ना हो। देखो सी और ये वाला पॉइंट, इसकी हेड और इसका टेल एक ही साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो ए प्लस बी प्लस सी है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इन तीनों का सम मिलाकर के 0 है। ये ऐसा आपको याद होगा, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था और ये वेक्टर सी था। तो सी इज इक्वल टू आपने ये बोला था ना ए प्लस बी। बोलो बेटा, ये थर्ड साइड देखो, इसकी पूंछ और इसका सिर, ए की पूंछ और बी का सर, वो बताता है सी। ए की टेल और बी का हेड, इस तरह का देखो, ए की टेल और बी का हेड एक साथ लगा हुआ है ना, तो उनका सम कितना हो जाएगा 0। एक ही जगह पे आके जुड़ गई है, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पर जो c है वो कितना है, a प्लस बी के बराबर है। ये अपने पढ़ा था वेक्टर में। मान लो ये एंगल हम कुछ मान लेते हैं, एंगल होता है 60 डिग्री। बताओ यहाँ ए और मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं ऐसा बोलता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा ना, 120, क्योंकि हम ए को एक्सटेंड करेंगे ऐसे आगे और ऐसे बढ़ेंगे। ए कितना, बी मुड़ गया, फिर ऐसे ही बी को एक्सटेंड किया, ये भी 120 और ये भी कितना हो गया मेरे पास। तो अगर मैं इन ट्राइंगल को एक ही स्थान पे बनाऊं तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और क्या ये वेक्टर सी ऐसे लिख सकता हूं, एक ही जगह पे अपन वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं पोजीशन। और ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 120, ये भी एंगल कितना है 120 और ये भी एंगल कितना है 120। मान लो ये एंगल कुछ और होते, ये ऐसे होते, ये होता ए, ये होता बी और ये होता सी, ये होता अल्फा, ये वाला होता बीटा और ये वाला होता गामा, और तीनों इक्विलिब्रियम में होते, तो उसकी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, ए अपॉन ए के अपोजिट वाला एंगल बीटा साइन बीटा, बी अपॉन उसके अपोजिट वाला एंगल साइन गामा, सी के अपोजिट वाला एंगल साइन अल्फा, तीनों आपस में बराबर होते हैं। ये होती है लामिस थ्योरम। लेकिन लामिस थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब 3 वेक्टर हो, कितने वेक्टर हो, और तीनों का रिजल्टेंट कितना आ जाए 0। रिजल्टेंट 0 मतलब वो सब इक्विलिब्रियम में हो। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन पे आए, बोला 3 फोर्स हैं पी क्यू आर, पी और क्यू के बीच का एंगल है 150, ठीक है, पी और क्यू के बीच का एंगल है 150 बना दिया।
Q और R के बीच का है 120, ये 120 हो गया। तो ऑटोमेटिक R और P के बीच का हमको दिख रहा है वो 90 होना चाहिए। बताओ ये बात समझ में आ रही कैसे लिखा मैंने 90? पूरा समझ। अच्छा बताओ आगे क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम है तीनों के तीनों। अगर इक्विलिब्रियम है तो मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया तो अपन बोल सकते हैं कि P अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू Q अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू R अपॉन साइन 150। बताइए ये P Q R, बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है? नेट फोर्स जीरो है ऐसा दिया है क्या? पढ़ो क्या लिखा है। दोनों तीनों कैसे इक्विलिब्रियम में है? तीन वेक्टर हो और तीनों अगर इक्विलिब्रियम में हो तो लामीज थ्योरम डायरेक्ट लगती है। चार में नहीं, दो में नहीं, कितने में? तीन वेक्टर और तीनों नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तभी, वरना नहीं। तो अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, P अपॉन साइन 120 की वैल्यू होती है, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है याद है? आओ सिखाएं। रुको 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 रुको, वेट। 0, 30, 45, 60, 90, 135, 150, 180, साइन कॉस 10। ये तो याद है सबको। साइन 0 0, 1/2, आगे बोलो 1/√2, √3/2 और 1। यहाँ उल्टा हो जाएगा 1, 1/√2, 1/2, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये बताओ 0, ये वाली 1/√3, ये वाली 1, ये वाली √3, ये वाली नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। अब अगर आगे की वैल्यू हमको नहीं मालूम है ना, तो इसको निकालने, बेटा तुम चले जाओ क्लास से बाहर, या तो अब बातें नहीं करना। आपको आता है ठीक है, मानता हूं, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ रहे बेटा, उनको पढ़ लेंगे। देखो अगर हमको आगे वाली वैल्यू निकालनी है और हमको मैथ्स नहीं लगाना है इसके अंदर, शॉर्ट ट्रिक लगानी, डायरेक्ट करना है, तो तुमको ट्रिक सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर आता है उस ट्रिक से। इस लाइन को छोड़ दो, आप इस लाइन को छोड़ दो और बाकी सब उल्टा लिखना, रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर दो और कॉस और टेन में नेगेटिव में लगा देना। चलो बोलो रिवर्स ऑर्डर में, इसको छोड़ दो। अब पहले क्या लिखेंगे? √3/2। मान लो ये मिरर है, एक मिरर, तो इमेज दिखती है ना मिरर में, तो पहले ये वाली इमेज दिखेगी यहाँ पर। अब आगे बताओ क्या आंसर आएगा? 1/√2। आगे बताओ, यहाँ बताओ। और कॉस 10 में नेगेटिव, -1/2, -1/√2, -√3/2, -1। यहाँ बोलो -√3, -1, -1/√3 और 0। तो अपन साइन कॉस 10 की वैल्यू ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर हमको साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा क्वाड्रेंट नहीं लगाने, तो क्वाड्रेंट से भी होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर, तो मतलब जो 60 की वैल्यू थी ना, पलट करके 120 हो चुकी है। ये समझ में आ रहा है? जो 30 की वैल्यू थी वो 150 वाली हो चुकी है। आए बताएं, P अपॉन साइन 120 कितने हो गए? √3/2। वेरी गुड। तो ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू Q अपॉन, या मैं इसको कैसे लिखता हूँ अभी, √3/2 इज इक्वल टू Q अपॉन 1 इज इक्वल टू R अपॉन, बोलो साइन 150 उधर आएगा, साइन 30 का साइन 150 मतलब साइन, तो कितना हो गया? 1/2। तो कैसे लिख सकते हैं? P इज टू Q इज टू R इज इक्वल टू √3/2 इज टू 1 इज टू 1/2। बताओ बात समझ में आ रही सब लोगों को ये? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपने से बोला है, देन फॉर इक्विलिब्रियम P, Q एंड R इन द रेशियो ऑफ, तो इनका रेशियो हमको निकालना था, तो इसको ऐसा लिख लो। चलो मैं इसको 2 को अगर ऊपर लिख दूं, ये 1 ऐसा है, 1 अपॉन √3/2 इज टू 1 अपॉन 1 इज टू 1 अपॉन 1/2, ये लिखा हुआ है ना। P इज टू Q इज टू R का रेशियो ये आएगा ना, तो क्या इसको लिख सकते हैं हम? बताओ 2 अपॉन √3 इज टू, आगे बोलो 1 इज टू। समझ में आ रही बात है? तो अब इसको अपने को इस आंसर के अकॉर्डिंग मैच करना है। कौन सा? तो अगर मान लो मैं इस पूरी इक्वेशन को चाहता हूं सिंपल फॉर्म में लिखना, तो कैसे करते हैं याद है? तो यहां से तुम करो, इतना मैं तुमको सिखा चुका हूं, ये तुम करके बताओ मुझे कितना आंसर आएगा। ये पहले एक बार सिखा चुका हूं मैं, इसको करके बताओ कितना आंसर आएगा, ये तुम करो।
चलिए, ये एक बार सिखाया था मैंने इलास्टिसिटी में, ये तुम्हें करना है। कितना आंसर आएगा करके बताओ, क्या लिखेंगे रेशो। ये ऐसा हो गया ना बेटा, 2 बाय, मैं लिख देता हूँ फिर से, 2/√3 1:2:1, P/Q/R। ये मैंने सिखाया था। कभी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ एलसीएम कितना आएगा इसका, बोलो कितना आएगा, √3। तो आप उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फिर चेक करो कितना आएगा। नहीं आया, अरे यार तुम लोग, बेटा याद करो, तुमको सिखाया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, चलो बोलो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका पूरा एलसीएम कितना आएगा देखो, और करो मल्टीप्लाई, निकालो आंसर। और ये लिख लो साथ में कि लामीज थ्योरम ये होती है, ये साथ में लिख लेना। ये वैल्यू अगर याद नहीं है तो ये वैल्यू लिख लो, ये लामीज थ्योरम जिसको लिखनी है लिख लो अपनी कॉपी में। ये लिख लो। मैं खुद ही कर देता हूँ, हम लोग नहीं कर रहे बेटा। इसको ऐसा कर दूं मैं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन √3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा देखो जरा, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम 2 आ जाएगा ना। कितना आ रहा है एलसीएम, ये एलसीएम कितना आ रहा है 2। तो पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करो तो √3/2 × 2 इज इक्वल टू Q अपॉन 1 इज इक्वल टू R अपॉन 1/2 × 2। तो 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, √3:2:1। ऐसा आंसर आना चाहिए। ये एक बार सिखा चुका हूँ मैं पहले तुमको, तो जो पहले सिखाया उसको अपने आप करना तुम्हें आना चाहिए। अब ये बताया था मैंने एक बार इलास्टिसिटी में कि जब भी आता है तो एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर एलसीएम 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ हो जाएगा √3:2:1, यानी आंसर होना चाहिए 4। लामीज थ्योरम समझ में आ गई। कब लगाएंगे लामीज थ्योरम, जब तीनों वेक्टर हो, तीनों इक्विलिब्रियम में हो कि नहीं हो, इक्विलिब्रियम होना चाहिए तो ही हम लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, ये लिखना है लामीज थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते हैं इससे। ठीक है, 50 तक कोई और डाउट, 50 तक देख लो। सिक्सटी तक कोई डाउट, 55 तक कोई डाउट, चलो पहले 55। फिफ्टी तक कोई डाउट किसी को, 55 तक कोई डाउट, 55, 60 तक कोई डाउट, 60 सेम हो गया, 60 तो सेम हो गया, 61 बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x। हाँ, द वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ पहले 52 60, पहले 52 आया एक 52
52 के डाउट आ चुका है। देखो ये मोटरसाइकिल इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, और कार पीछे है, इसकी स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। हमें चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विथ रिस्पेक्ट टू कार। तो वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार प्लस 15, मतलब आगे की ओर। आंसर। इसमें कोई डाउट आ रहा है? ठीक है, 60 तक कोई और? 53 53 किसका डाउट है? तुमने क्यों नहीं पूछा फिर? तुम पूछो ना, वो क्यों पूछ रही है तुम्हारा डाउट? 53 है किसी और का डाउट? 53 उसमें नहीं। चलो 60 तक कोई डाउट? 65 तक? 61 देखो यहाँ पर ये दिया गया है 61 में, बस बातें बंद। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ, बातें बंद। जब मैं लिखा हुआ था तब आप बातें करते, कुछ नहीं कहा मैंने स्टार्ट किया, आपको बातें नहीं करनी है उस समय। देखो 61 में ये दिया गया है कि फोर्स वेरिएबल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। सीधे बैठो। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, दिया है ऐसा। या आप ऐसा बोल सकते हो कि फोर्स इक्वल टू के अपॉन एक्स है। बताओ फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? हाँ, देखो ऐसे मालूम पड़ता है कांस्टेंट है या वेरिएबल है अगर आप एक्स की पोजीशन चेंज करो और एफ की वैल्यू चेंज होती जाए, मतलब वेरिएबल है। और अगर एक्स की वैल्यू चेंज करने पर वैल्यू चेंज ना हो तो फोर्स कांस्टेंट है। बताओ ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? जब वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क डन हम ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स। याद है? तो आप इसको बोल सकते हो इंटीग्रेशन के अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो वर्क डन इक्वल टू के तो बाहर लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। याद है कि नहीं याद है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग एक्स। ये मालूम है कि नहीं मालूम फॉर्मूला? नहीं मालूम? बताओ, बताता हूँ फिर मैं। मालूम है ना? चल लिख लो फिर। 61 हो गया, तो आंसर हो जाए नन ऑफ दीज। 65 तक कोई और डाउट? किस में? 62 में। हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स पर स्क्वायर हो जाएगा ना। पहले 5 सेंटीमीटर बाद आप 10 पे आ गया, तो हाफ के इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इस वाले में हाफ के 62 बताना है क्या? हो गया, समझ गए? 65 तक कोई और डाउट? 65 तक, 70 तक, 63 65, हाँ पे 63, फिर 65 पे आ रहा हूँ। 63 आ गया एक डाउट पहले, फिर 60 क्या बेटा? 65 अभी आ रहा हूँ मैं 65 पे, 63 पहले आ गया। अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद स्पीड इज फोर्स डिस्टेंस। चलो आइए देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ सिखाता हूँ तुमको मैं।
स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 63 है ना ये। दो तीन चीज़ मैं और सिखा देता हूँ। स्टॉपिंग डिस्टेंस, हेलो बातें नहीं अब। स्टॉपिंग डिस्टेंस, देखो बातें नहीं, बिल्कुल भी मना कर रहा हूँ, उसको आप सीरियसली लेनी तो भगा दूंगा मैं क्लास से। स्टॉपिंग टाइम, 11th के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको डांटने में मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। ज़रा सा डांटो तो फिर वो सेंसिटिव होते हैं, इसलिए मैं डांटता नहीं हूँ, लेकिन जब पढ़ा रहा हूँ तब बातें नहीं करें बिल्कुल भी। स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम, दो बातें सिखा रहा हूँ। इसमें तो 3-4 वैरायटी बनती, 6 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। मान लो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है और गाड़ी रुक गई, तो v² u² माइनस 2as, तो s इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला हो गया u²/2a। जनरल फॉर्मूला ये हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस का। ठीक है, सीधे बैठो, सीधे बैठो, हाँ सीधे बैठो। और यहाँ पर v इक्वल टू u प्लस at, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा u/a, ये हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब मेरा पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास, एक ट्रक है और एक कार है। इनकी इनिशियल स्पीड सेम है, ऐसे दे दिया क्वेश्चन में कि इनिशियल स्पीड सेम है, इनिशियल स्पीड सेम, and same retarding force applied on them, and same retarding force applied on them. So which will cover less distance and which will stop earlier? Which will cover less distance and which will stop earlier? जिसका आंसर आए वो हाथ खड़ा करके बताए मेरे को। ये WEP का क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर में आपने पढ़ा था ऐसा। हाँ, ये आंसर दे रहा हूँ, विच विल कवर लेस डिस्टेंस एंड विच, एक आंसर ट्रक, बी आंसर कार, सी आंसर सेम डिस्टेंस एंड सेम टाइम, डी जो तुम्हारा आंसर आएगा वो लिख दूंगा। हाँ बोलो, क्वेश्चन एक है लेकिन उसमें 6-7 चीज़ें तुमको सिखा दूंगा इसके अंदर अब मैं, जो नीट में आती है पूरी। हाँ बोलिए। एक बच्चे का आंसर आया कार, अर्लियर रुक जाएगी, सेम। ट्रक, चलो कितने लोग ट्रक के साथ है? ट्रक। कितने लोग कार के साथ है? कार। कितने लोग सेम के साथ है? सेम। बाकी तो सर अभी आप कर रहे हैं, करो। देखो क्वेश्चन की वैरायटी देखना क्या क्या रहेगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन दिखने में सब कुछ ऐसे ही रहेगा, एग्जामिनर चेंज ऐसे करता है। इसमें लिखा है मैंने सेम रिटार्डिंग फोर्स, कभी कभी लिखा रहेगा सेम रिटार्डेशन, या लिखा रहेगा दूसरा सेम रिटार्डिंग फोर्स, या कभी कभी लिखा रहेगा सेम मोमेंटम से चल रही। इनिशियल की बातें चल रही हैं सारी, इनिशियल सेम रिटार्डेशन, इनिशियल सेम रिटार्डिंग फोर्स, इनिशियल सेम मोमेंटम, या इनिशियल सेम काइनेटिक एनर्जी। 4 और 2 8, 8 क्वेश्चन ये बनते हैं। समझ में आ गए क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन इसके और 4 क्वेश्चन इसके, है ना? तो बोले 8 क्वेश्चन कैसे? अब देखो कैसे ट्रीट करते बता रहा हूं तुमको मैं। अब बातें बंद। हमारे पास सेम रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन होता है, इसको एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बोलते हैं। ए रिटार्डेशन एक्सेलरेशन, फोर्स मतलब एफ, मोमेंटम मतलब P और काइनेटिक एनर्जी मतलब KE, मतलब अपन KE लिखते हैं ½ mU²। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो अब देखो कैसे स्टार्ट करता हूं मैं इसको।
अगर हम बात करें स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो मैंने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। जनरल फॉर्मूला मुझे याद है, S इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। इसका स्टॉपिंग टाइम का जनरल फॉर्मूला मुझको याद है, T इज इक्वल टू यू बाई ए। बताओ ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया है और एक्सेलरेशन, और वहाँ पर भी स्पीड और एक्सेलरेशन। मान लो मुझे एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, मुझको चाहिए फोर्स। क्या चाहिए? तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ कि देखो इस फॉर्मूले को, S इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a के बदले F और M। ऐसे यहाँ पर टाइम के बदले क्या लिख सकते हैं? u अपॉन a के बदले F और M। ये फॉर्मूले में क्या क्या बताइए? u और a। इस फॉर्मूले में क्या है? u और f। क्या मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ? तीसरा फॉर्मूला देखो, हाफ mu स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स भी लिख सकते हैं। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मैं 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ पहले, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, m, और मैंने u/u से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये चीज़ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो इस टाइम के फॉर्मूले को भी बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2F इंटू यू। इतनी बात समझ में आ गई क्या? 2 ऊपर आएगा, हाँ 2 ऊपर आएगा, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन F इंटू यू। तीसरा S का फॉर्मूला, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं m स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2mf, तो कोई दिक्कत है क्या? इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया मैंने क्या किया, ऊपर यहाँ पर ये ऐसा था ना, ये m स्क्वायर मैंने m से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो क्या इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m इंटू एफ। यहाँ पर mu स्क्वायर अपॉन 2f था, मैंने m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो m इंटू यू मतलब मोमेंटम होता है ना, तो क्या लिख सकते हैं m स्क्वायर यू स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ t इज इक्वल टू पी बाई एफ। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। जो क्वेश्चन है अगर ऐसा दे दे, मैंने क्वेश्चन तुमको ये दिया, मैंने कहा कि क्वेश्चन याद था सेम स्पीड है और सेम रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब क्या क्या ढूंढना पड़ेगा फॉर्मूले में? P और F की U और F। तो U और F से अगर हम ढूंढेंगे इस फॉर्मूले में, बताओ U और F वाला एक फॉर्मूला हमको दिख रहा है कोई यहाँ पर, बोला इसमें U भी आ रहा है और F भी आ रहा है, तो इस फॉर्मूले का उपयोग अगर हम करें mu स्क्वायर अपॉन 2F, देखो अभी तक U सेम है दोनों का कि अलग अलग है, और F भी कैसा है? सेम। तो S प्रोपोर्शनल टू मास हो गया, जिसका मास ज़्यादा, तो मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रक इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार। ऐसे टाइम वाले केस में आपको U और F ढूंढना है, तो फिर मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार, तो टाइम ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ कार। तो कार पहले रुकेगी और कम डिस्टेंस चलेगी, ट्रक ज़्यादा देर चलेगा और ज़्यादा टाइम तक चलेगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता, ओरल आंसर बताना मेरे को, बोलते इनिशियल मोमेंटम सेम है, क्या सेम है, और दोनों पे सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाया, रिटार्डिंग फोर्स दोनों पे सेम लगाया, तो कौन जल्दी रुकेगा? P सेम, F भी सेम, तो टाइम भी कैसा आएगा? सेम। तब अलग नहीं आएगा, वो U अलग था तो अलग आया था, P और F वाला फॉर्मूला लगाएंगे। रिटार्डेशन बोलेंगे तो फिर आप U और A देखेंगे, मोमेंटम बोलेंगे तो P और F देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे तो ये देखेंगे। इतनी बातें समझ में आती हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ स्टॉपिंग फोर्स इज 4F, और हमसे पूछा गया है वर्क डन। वर्क डन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो यहाँ देखो सब बच्चे, क्वेश्चन में हमें बोला गया सेम इनिशियल स्पीड, पढ़ो, स्पीड सेम बोला है कि अलग बोला है? सेम। और स्टॉपिंग डिस्टेंस कुछ रहा होगा, इट इज स्टॉप बाई ए फैक्टर फोर्स F एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस x है, और फोर्स लग रहा है और स्टॉपिंग डिस्टेंस x है। चलिए बताया मुझे देख करके क्या क्या दिया क्वेश्चन में? स्टॉपिंग डिस्टेंस u दिया है और F दिया है और x दिया है, तो u, F और s, तो u, F और s का फॉर्मूला ये बन रहा है, यस और नो? ये चीज़ तो x है ना स्टॉपिंग डिस्टेंस,
तो यू, एफ और एक्स का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये बन रहा है। क्वेश्चन में यू बताओ सेम है क्या अलग है? बोलो यार, सेम है। ये बात समझ में आई सब लोगों को? यू सेम है, यस और नो? बोलो। अच्छा, ट्रक भी वही वाला है, सेम टू सेम, तो मास भी सेम है। बाकी बचा फोर्स। बताओ फोर्स कैसा कर दिया? फोर्स कैसा कर दिया उसने? 4 टाइम्स। तो जो x है वो कैसा हो जाएगा? कितने टाइम्स कम हो जाएगा? x/4। और बर्डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया 4f और x कितना हो गया? x/4। तो जो वर्डन किया होगा वो कितना हो जाएगा? फिर से f इंटू एक्स। तो आंसर कैसा आ जाएगा? 4 टाइम्स 1/4 टाइम्स की सेम आंसर क्या दिया है? सेम। बर्डन बाई स्टॉपिंग फोर्स इन सेकंड केस विल बी सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट केस। तो ऐसे 8 केस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, इसमें तो कोई सा भी केस वो पेपर में पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बताया मैंने? ये क्लियर है? पक्का? लिख लो। तो टेस्ट पेपर में अगर आप डाउट पूछोगे तो जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती है सब बताते हुए चलूंगा यहाँ पर। रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो हम एक्स्ट्रा सीखना चाहें उसमें सीख सकते हैं। जो ओल्ड बैच का रिवीजन है, न्यू बैच का भी रिवीजन ही है ये। तो ये फॉर्मूले थे मेरे पास, ये वाले। चलो 65 तक कोई और डाउट? 65 डाउट है? हाँ बोलो मान्या। हाँ, तो अपन को आंसर केजी दे रखा है ना, फिर अपने को इसमें जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम मास देना था, वो वेट की यूनिट केजी दियो ना, तो फिर हम वेट के लिए अगर केजी दिया तो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 1 किलोग्राम मास जिसका वेट है, मतलब न्यूटन में 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे। सेवेंटी तक कोई और डाउट? 67 किसका डाउट है? 67 डाउट है तो देखते 67। ये बताओ बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? बल्क मॉडल्स चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल वी अपॉन वी। ओके, तो डेल वी अपॉन वी के बदले हम बोल सकते हैं पी अपॉन बीटा, लिख सकते हैं ऐसा। और वॉल्यूम एक बॉल का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर डेल वी अपॉन वी को क्या हम 3 डेल्टा आर अपॉन आर लिख सकते हैं? हमें रेडियस के बारे में पूछा गया है, तो इसको लिख सकते हैं 3 डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू पी अपॉन बीटा। तो डेल आर अपॉन आर की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन 3। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम नहीं पूछा हमसे, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस पूछा है। तो रेडियस में फ्रैक्शनल डिक्रीज हो जाएगा पी अपॉन 3 बीटा। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम होता तो पी अपॉन बीटा होता। प्रश्न में फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस दे दिया चेंज करके, तो हो जाएगा पी अपॉन 3 बीटा। सेवेंटी तक कोई और डाउट? 68 किसका डाउट है? 68 डाउट है किसी का? तुम्हारा 68। बताओ 68। देखो 68 में आपने ये पढ़ा था कि अगर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, यहाँ से एक बॉल को फेंका u1 वेलोसिटी से, यहाँ से फेंका u2 वेलोसिटी से। ओ हेलो, बातें नहीं, हेलो बातें नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो मैं जब तुम नोट करते तब कुछ नहीं बोला मैंने किसी को बातें मत करो। जब मैं बोलता हूँ ना फिर मैं ही बोलता हूँ, जब मैं नहीं बोलता तो फिर मैं नहीं बोलता। ठीक है, तो जब पढ़ा रहा हूँ तब डिस्टर्ब ना करें, मेरा मतलब समझाना मेरे को अच्छे से। ये बताओ कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे? इसका कोई फॉर्मूला आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी से? h डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। इसको रोक के इसकी वेलोसिटी इसको दे दो, याद है u1 प्लस u2। कितने टाइम बाद दो बॉडी मिलेंगी उसका फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी से हमने पढ़ा था t इक्वल टू h अपॉन u1 प्लस u2। अब क्वेश्चन में हमको बोला गया है
ये हाइट h है। यहाँ से बताओ बॉडी को क्या किया, ड्रॉप किया कि फेंका है? ड्रॉप किया। इसको हमने ड्रॉप किया तो u1 की वैल्यू 0 है और u2 की वैल्यू ऐसी होगी, देखो √2g इंटू 4h। सोच के देखो, बोला कितनी हाइट तक जा रही है वो बॉडी? देखा ना, साइमल्टेनियसली अनदर बॉडी इज ड्रॉन विच इज जस्ट टू अ हाइट ऑफ 4h। तो ये 4h दिया गया है, ये h नहीं, ये कहाँ तक जाकर रुक रही है? 4h पे जाकर रुक रही है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ये 4h पे अगर जाकर रुक रही है तो इसको जब हमने फेंका होगा, जो इसकी स्पीड होगी, क्या वो √2g इंटू 4h ऐसी होगी? सोचो भाई, ये मालूम है कि नहीं मालूम? एक बॉडी को u स्पीड से फेंका, h हाइट तक गई, तो वो h हाइट की वैल्यू याद है ना, √2g से निकाली थी हमने, u कितना फेंका होगा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितनी हाइट पे जाकर रुक रही है वाली बॉडी, h पर कि 4h पर? तो कितनी स्पीड से फेंका होगा? तो कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगी? तो h हमको मालूम था, u1 0 है और u2 की वैल्यू हो जाएगी 8 g इंटू एच का अंडर। तो इससे काट दोगे √h बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा √h अपॉन 8g। ऐसा कोई आंसर है क्या? ये आंसर हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी आगे समझ में क्या किया मैंने इसको? क्लियर? रिलेटिव सीधे बैठ जाओ बेटा, दीवार गिर जाएगी, केस हो जाएगा अपने ऊपर। इतने अच्छे बच्चे हो, देखो एक बार में बात मान ली, प्यारा सा बनना है। 70 तक कोई और डाउट? 60 तक, 69, 70 तक, 75 तक, एनालिसिस किया है? अगली बार सेम इसमें से 5 क्वेश्चन जरूर मैं दूंगा वैल्यू चेंज करके, वो सब बच्चों को सही होने चाहिए। मैं कॉपी में स्पेशली आंसर चेक करूंगा उसका कि वो 5 सही किए कि नहीं करे, वैल्यू चेंज रहेंगी। लेकिन चलो 75 तक कोई डाउट? 70 कि 76? 70 हाँ, सिर्फ 70 देखेंगे, सिर्फ 70। कितना अच्छा मौका मिला तुम्हें बात करने का, बोला सर लिख रहे हैं। चले सुने बस, अब बस ख़त्म, फिनिश। हेलो बेटा, मुन्ना, सोना बाबू, इधर देखो, अब नहीं देखना उधर। 4 पार्टिकल ABCD हमें दिया है VD माइनस VC। VD माइनस VC हमको दिया है 20, ऐसा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जेटोपी। VB माइनस VC हमको दिया है, कितना दिया है? 20 आइटोपी। और VB माइनस VA हमको दिया है 20 माइनस J कैप। हमें निकालना है VD माइनस VA। ठीक है, देखो ऐसी इक्वेशन हमको दी हुई है, तो अपने क्या करना है, इन सबको जोड़ तोड़कर कुछ ऐसा बनाना है कि VD माइनस VA आ जाए। कितना आ जाए? VD माइनस VA। इन 3 इक्वेशन को जोड़ना है या माइनस करना है कुछ इस तरीके से कि लास्ट आंसर VD माइनस VA आ जाए। सोचो क्या कर सकते हो इन तीनों से VD माइनस VA, कैसे ला सकते हो इन तीनों से VD माइनस VA? तुम करो, मेरे को तो आता है, तुम करके बताओ। हाँ, क्या करें? इसका नाम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। क्या करें बोलो? 1 के साथ क्या करें, प्लस कि माइनस? मुझे VD माइनस VA चाहिए, माइनस कर दे। अच्छा, अगर माइनस करेंगे तो VB किसको तो माइनस कर दे? फर्स्ट और थर्ड को माइनस कर दे। 1 माइनस 2 कर दें, चलो 1 माइनस 2 करा, तो 1 माइनस 2 किया तो VC कट जाएगा, लेकिन VB तो नहीं कट। VB में क्या करेंगे फिर? तो 2VB हो जाएगा फिर, तो वो माइनस करेंगे तो VA प्लस में आ जाएगा।
मान तुमने इन दोनों को तुमने सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बचेगा, वी डी माइनस वी सी माइनस वी बी और प्लस वी सी, वी सी कट जाएगा, वी डी माइनस वी बी बचेगा, वी डी माइनस वी बी, इसको क्या करें प्लस, तो वी बी कट गया और क्या बचेगा वी बी माइनस। तो बताओ, तो 1 माइनस 2 प्लस 3 अगर करता हूं तो मेरे को ये मिल रहा है, बताओ 1 माइनस 2 और प्लस 3, तो ऐसा आ जाएगा ना, 1 माइनस 2 प्लस 3 यही है कि नहीं है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। क्या 20 जे कैप कट गया, तो आंसर कितना आया माइनस 20 आई कैप। तो 20 और माइनस आई कैप मतलब क्या, ईस्ट की वेस्ट, आंसर 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। तो 3 इक्वेशन हमको दी हुई थी, उनकी सहायता से हमको इस्तेमाल करके निकालना था जो हमको निकालना, उसके अकॉर्डिंग आंसर। ठीक है, 70 तक कोई और डाउट? 75 तक कोई डाउट? 76 76 कितने बच्चों को डाउट है? 76 आओ, ये है कोनिकल पेंडुलम वाला केस, कोनिकल पेंडुलम। देखो ये है कोनिकल पेंडुलम, ये रहा। अगर इस तरह से गोल घुमाएं तो गोल घूमने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, खराब ना हो जाए इसलिए, फिर वो बहुत महंगा आता है, 400 रुपये का। हंस कर रहे यार, 400 रुपये तो सोचते नहीं कि पापा से पूछते ना बेटा कैसे कमाते वो, जान निकल जाती 400 रुपये कमा देंगे। अगर ये गोल गोल घूम रहा है 4000 रुपये का है, 400 का नहीं, 4000। जैसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, गोल गोल घूमने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर का लग रहा होता है। तो अब समझना इस चीज को, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो फोर्स जो सेंटर का लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mp²/r या m⍵²r, दोनों वैल्यू होती है। ये कोनिकल पेंडुलम, ये कोनिकल पेंडुलम जो ऐसे एक सर्कल में घूम रहा है, ऐसे, ये टेंशन T, ये mg, रेडियस r। चलो बताओ मुझे, इसको गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है इसको गोल गोल घूमने के लिए, कोनिकल पेंडुलम को? बोलिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है कोनिकल पेंडुलम को घूमने के लिए? जो बच्चे लेट आए बातें नहीं करेंगे। mg दे रहा है कि टेंशन दे रहा है? टेंशन ये लग रहा है, mg ये लग रहा है, ना टेंशन दे रहा है ना mg दे रहा है, लेकिन टेंशन का एक कंपोनेंट, और वो टेंशन का कंपोनेंट कितना, ये मान लो थीटा एंगल है, तो बेटा ये हो जाएगा t cos थीटा। तो t cos थीटा इसको दे रहा है m⍵² × r, और t sin थीटा यहाँ पर बैलेंस कर रहा है इसके वेट को। t थीटा ये है, तो t cos थीटा बैलेंस कर रहा है वेट को, t sin थीटा m⍵² × r, t cos थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से अगर दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा की वैल्यू क्या, ω²r/g आ रही है। ये समझ में आया? tan थीटा दोनों डिवाइड कर दिया मैंने। अच्छा ये देखो यहाँ पर कि ऐसा ही बोल सकता हूँ मैं इसको, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, इसको लेंथ को l मान लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू r/l भी है, या r को कहीं लिखना हो तो l sin थीटा हम यूज कर सकते हैं। बताइए, अगर हमने थीटा एंगल लिया, बातें नहीं, लास्ट बेंच, मैं पढ़ाता हूँ तब बातें बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर tan थीटा, तो r की जगह हम l sin थीटा भी यूज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ω² r की जगह l sin थीटा अपॉन g। तो ये और ये तो गया, तो इससे ω² की वैल्यू हो जाएगी g अपॉन l cos थीटा, या इससे ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √g अपॉन l cos थीटा, और ओमेगा 2π/t भी होता है, तो 2π/t को ऐसा बोल सकते हो आप √g अपॉन l cos थीटा।
तो बेटा इससे t का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन में कौन सा था बेटा ये 76, बोला है रेशियो ऑफ लेंथ टू कंप्लीट देयर। अच्छा देखो अब सुनो, यहाँ क्वेश्चन में बोला लेंथ की बात हो रही है, तो ऐसा बोल सकते हैं हम यहाँ पर टाइम पीरियड सेम है ना, दिख रहा टाइम पीरियड सेम, पढ़ो क्वेश्चन में लिखा है कंप्लीट सर्कुलर पाथ विद इक्वल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड सेम है और जी भी सेम है, बाकी बचा एल कॉस थीटा। तो आप बोल सकते हो एल कॉस थीटा कांस्टेंट हो गया, रूट में है स्क्वायर करोगे तो वो भी कांस्टेंट होगा, मतलब एल कैसा हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस। तो L1 अपॉन L2 कभी चाहिए होगा हमको, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा 1 आंसर। देखो क्या निकालना वो निकाल लो उसके अनुसार। याद आ गया कोनिकल पेंडुलम ये पढ़ा था, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। एट्टी तक कोई डाउट? 79 तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ दो अच्छा दो आंसर सेम है, सेकंड एंड, हाँ तो दोनों आंसर कर दो इसके, जो करेक्शन कराते हैं ना दोनों आंसर दे देना इसमें, सेकंड एंड फोर्थ तुमको करेक्शन करा देना, ठीक है। आंसर क्या दिया है फॉर द सेकंड और, हाँ तो दोनों में से जिसने जो भी लगाया होगा ना वो सही माना जाएगा, छोड़ दिया तो फिर नहीं मिलेंगे नंबर। 90 तक कोई और डाउट? $84 all the particles of a rigid body in rotatory motion have axis of rotation passing from any point inside the passing outside, passing from any point, all the particles have axis of ना सेंटर ऑफ मास क्यों होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं भी हो सकती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से भी पास हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, कुछ भी हो सकता है रिंग के अंदर ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बॉडी देखो ये सेंटर ऑफ मास के बॉडी घूम सकती है बेटा, ऐसे भी घूम सकती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। 90 तक कोई और डाउट? 84 बताया तो अभी मैंने, कहाँ थे तुम, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 84 का आंसर हो जाएगा पासिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, थर्ड। जैसे सुनो ये बताओ रोटेशनल मोशन है कि नहीं है, अभी सेंटर ऑफ मास से पास हो रोटेशनल मोशन है ना, एक्सिस यहाँ से भी पास हो सकती है तो भी रोटेशनल मोशन है, कुछ भी हो कहीं से भी पास हो सकती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से ही पास हो। 90 तक कोई और डाउट? 90 का आंसर 4 कर लेना, 90 में करेक्शन है, 90 का आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है। एक होता है UCM, इसमें लिखा है UACM, तो आंसर इसका 4th हो जाएगा, 90 का आंसर 4 कर लेना और करेक्शन करा देना। हाँ सेंटर ऑफ मास तो मतलब रिंग का, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर होता है। अगर रिंग का शेप अनशेंट होगा तो फिर ज्योमेट्रिक सेंटर पे कैसे होगा? ट्राइंगल में नहीं होगा, सेंट्रॉइड पे होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर अलग है, सेंट्रॉइड अलग हो जाएगा। हाँ तो रिंग टेढ़ा मेढ़ा है तो हमेशा जो चीज़ सही है उसको बोलते हैं ना। और ये करेक्शन दे देना 90 का 4, ये दे देगा 90 का करेक्शन, ये देता है करेक्शन सबको, बिना भैया को देते हो तुम 90 का 4 कर देना।